मिट्टी के रोड पर रंगा बैलगाड़ी को संभाल के चलाने लगा। बैलगाड़ी में रमणैया और उसकी पत्नी शारदा बैठे थे। हमारा बेटा भी हमारे साथ इस बैलगाड़ी में आने से अच्छा था ना जी। शारदा, वो अभी बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। हमारे साथ वो इसमें कैसे आएगा? हमारा बेटा मेहनत करके एक साइकिल खरीदा ना, लड़की को देखने उसी पर वो आना चाहता है। ऐसे कहते ही उनका बेटा चंदू साइकिल पर उनके पीछे पीछे आने लगा। शारदा देख के, वो देखिए ना, हमारा बेटा आ रहा है। ऐसे कहते ही साइकिल पर आ रहे बेटे को देखकर रमणैया बहुत खुश होता है। बैलगाड़ी जाते जाते मंडपल्ली नाम रहे बोर्ड के पास जाकर रुकती है। क्या हुआ रे रंगा, क्यों रुक गए? साहब, हम मंदारपल्ली गांव को आए। बताइए, इस गांव में किसके घर जाना है? मैं जाकर किसी से पूछ के आऊंगा साहब। क्या इतनी जल्दी मंदारपल्ली गांव को आ गए? ऐसे शारदा कहते ही उनका बेटा चंदू साइकिल पर उनके पास आता है। क्या हुआ पिताजी, क्यों आप रुक गए? हम मंदारपल्ली गांव को आ गए बेटा, लेकिन हमें लड़की वालों का घर नहीं मालूम ना, इसीलिए किसी से पता पूछने यहाँ रुक गए बेटा। रंगा को बोलिए पिताजी, वो मालूम करके आएगा। नहीं बेटा, रंगा को ठीक से पूछना नहीं आता, मैं जाकर पता लगाऊंगा। ऐसे कह के रमणैया गाड़ी से उतरकर एक घर के पास जाता है। उस घर के बाहर दूध वाला वीरू गाय से दूध निकाल रहा था। तब वीरू आके, बोलिए साहब, आपको कौन होना? इस गांव में केशवा कहाँ रहता है? ऐसे पूछते ही वीरू नीचे गिर के गिड़गिड़ाने लगा। दूध का मटका नीचे गिर के दूध गिर जाता है। रमणैया को कुछ समझ में नहीं आता। वो चौंक कर वीरू को देखते समय घर के अंदर से वीरू की पत्नी कमला आती है। हे भगवान, क्या हुआ मेरे पति को? यहाँ केशवा का घर? ऐसे रमणैया कहने पर कमला डर के मारे भागकर घर के अंदर चली जाती है। रमणैया को कुछ समझ में नहीं आता। तब रमणैया कुछ न कर सका और वहाँ से निकल के गोपैया नाम के एक व्यक्ति के घर जाता है। गोपैया घर के पड़ोस में रही इमली के पेड़ को रमणैया नहीं देखता। गोपैया और रमणैया घर के बाहर रहे कुर्सियों में बैठते हैं, एक दूसरे का परिचय करके विषय पूछते हैं। रमणैया केशवा के बारे में पूछता है। तब गोपैया ने, रमणैया साहब, मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। केशवा और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों बहुत कंजूस हैं। उनके बारे में एक घटना बताऊंगा। ऐसे केशवा और उसकी पत्नी सुमित्रा के बारे में बताना शुरू करता है। उस गांव में इमली के पेड़ के पास रही पुरानी झोपड़ी में केशवा और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते हैं। दोनों के दोनों कंजूसों के प्रेसिडेंट्स हैं। उनको एक सुंदर सी बेटी है, नाम है सुहासिनी। वो हर समय हंसते हुए सभी से प्यार से रहती है। उसे उसके माँ बाप की कंजूसी बिल्कुल नहीं आई। एक दिन केशवा ने, देखी सुमित्रा, हमारी सोच ने हमारे बहुत पैसे बचाए। हाँ जी, जब मेरे मायके वाले आए तब आप बीमार होने का नाटक और मैं आपकी सेवा करने का नाटक किए ना। इतना ही नहीं सुमित्रा, जब मेरे रिश्तेदार आए तब तो बीमार होने का नाटक और मैं तेरी सेवा करने का नाटक, और जो लोग आए वो पीछे मुड़ के वापस भाग गए। ऐसे खुशी से दोनों बातें करते समय उनके पास उनकी बेटी आती है। हर समय आप दोनों दाल चावल की बचत और सब्जियों की बचत के बारे में ही बात करोगे क्या? शादी की उम्र में रही बेटी की शादी के बारे में तो आप सोचते ही नहीं और बात भी नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटी? हम कंजूसी से बचाए पैसे पूरे तेरी शादी के लिए ही है ना। पता नहीं पापा, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई। वो सब ससुराल में मजे कर रहे हैं। सब गांव वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी। तब मुझे क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। ऐसे बेटी कहने पर केशवा और सुमित्रा बेटी को सहलाते हैं। तब से उनकी बेटी की शादी करने को सोच रहे हैं करके गोपैया रमणैया से कहता है। तो क्या इसीलिए हमें लड़की को देखने आओ बोले?
सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे आकर उनके बारे में जानकर चले गए। ऐसे कहने पर रमणैया कुछ नहीं कहता और चुपचाप रह जाता है। पर वो समझ नहीं सके कि उनकी कंजूसी के वजह से उनकी बेटी के लिए अभिशाप होगा। तो उस लड़की को क्या हुआ? उस लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों उनकी बेटी की शादी करने के लिए रिश्ते देख रहे हैं। आपके जैसे ही सुहासिनी को देखने आए लोग केशवा और सुमित्रा के बारे में जानकर यहीं से ही वापस चले गए। सच? तो कितने लोग वापस चले गए? अब वो कहना तो बहुत ही मुश्किल है। 4 साल से वो रिश्ते देख रहे हैं, अभी तक एक रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ। तो आप ही सोचिए। मुझे कहने का हक नहीं है, पर उन्हें सही सबक मिला। हाँ साहब, ऊपर से भगवान सब देखता है ना, इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पापों की सजा हमारे बच्चे भुगतेंगे। वो तो सर्वविदित सत्य है ना। ऐसे बातें करते समय उनके पास शारदा, चंदू और रंगा आते हैं। रमणैया उनको गोपैया से मिलवाता है। रमणैया पूरी बात उन तीनों को बताई। अच्छी सबक मिली। हमारे ऊपर विश्वास से ही हमारे अपने आते हैं ना। हमारे पास जो है वही रखना है, लेकिन ऐसे बीमारी का नाटक करके वापस भेज देना ठीक नहीं है। हमें भी ये रिश्ता नहीं चाहिए जी, चलिए ना। ऐसे कहने पर गोपैया सबको प्रणाम करता है। वो भी प्रणाम करके लौट जाते हैं। गांव वाले उनकी कंजूसी के बारे में और गलतियों के बारे में, बेटी की शादी न होने का कारण के बारे में चर्चे करना केशवा और सुमित्रा सुन के बहुत दुखी होने लगे। एक गांव में रहे कंजूस राजू खेती के काम पर जाने के लिए कुदाल पकड़ के घर के अंदर रही उसकी पत्नी से ऐसे कहता है। सुमित्रा, मैं खेत के काम पर जा रहा हूँ, तू दोपहर में मेरे लिए खाना मत लाना। ऐसे कहता है। वो बात सुन के सुमित्रा भागकर आके बाहर रही पति से ऐसे कहती है, ये क्या कह रहे हो जी? दोपहर के लिए खाना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सुमित्रा। बिना खाए काम कैसे करोगे जी? बेहोश होके गिर जाओगे, तब हॉस्पिटल के लिए बहुत पैसे खर्चा होंगे। अरे पगली, बिना खाए मैं क्यों काम करूँगा? पेट भर खा के थोड़ी देर आराम करने के बाद ही खेती का काम शुरू करूँगा। पेट भर खाओगे? वो कैसे जी? उसमें क्या है सुमित्रा, सब लोग खेत में रही पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, तब मैं उनके पास जाऊंगा। अच्छी खुशबू आ रही है कह के एक के पास थोड़ा सा खाना खाऊंगा, दूसरों के पास जाके चक्के देकर थोड़ा और खा लूंगा, तीसरे के पास थोड़ा और। ऐसे पेड़ के नीचे बैठे सबसे थोड़ा थोड़ा पूछ के तरह तरह के सब्जियों के साथ खाऊंगा। ऐसे कहते ही उसके कंजूस पति की बुद्धि को देख के दंग रह जाती है। उसके बाद राजू हंसते हुए खेत के पास चला जाता है, वहाँ काम करने लगा। तब सुमित्रा के पास उसकी दोस्त पार्वती आती है। भाभी, बहुत दिनों बाद। टाउन में बहुत कम दाम में तरह तरह के रंग बिरंगे साड़ियाँ बेच रहे हैं। सुमित्रा, चलो ना, तुम 3-4 साड़ियाँ खरीद सकती हो। हर समय ये पुराने साड़ियाँ ही पहनती हो। ऐसे कहने पर सुमित्रा को क्या कहना है और पार्वती को उसकी परेशानी कैसे बताना है कुछ समझ में नहीं आता। तब पार्वती पूरा समझ के, अरे सुमित्रा, तेरे कंजूस पति के बारे में मैं जानती हूँ, तुझे बुलाने के लिए सॉरी, ऐसे कह के चली जाती है। सुमित्रा गुस्से से घर के अंदर चली जाती है। दोपहर होती है। कंजूस राजू पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे लोगों के पास जाता है। सबसे थोड़ा थोड़ा खाना खाकर बहुत अच्छा है कह के उसका पेट भर लेता है। वो लोग जाने के बाद, आहा, कल नदी किनारे रहे धर्मा के खेत में काम किया, वहाँ उनके दिए खाना खाया। आज मेरे खेत में काम करके इन लोगों के पास खाना खा लिया।
मुफ्त में रही ठंडी हवा में थोड़ी देर आराम करूंगा। राजू आंखें बंद कर लेता है। वो नींद में जाने लगा। शाम के 4 बजते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे राजू की बेटी रानी और बेटा सुभाष बचे हुए रंगीन कपड़ों से सिले ड्रेसेस पहनकर गुस्से से घर आते हैं। माँ, पापा कहाँ है? बताओ माँ, पापा कहाँ है? क्या हुआ बेटी? क्यों तुम दोनों पापा के ऊपर इतने गुस्से से हो? हमारे कपड़े तो देखो माँ। क्या कोई इन्हें कपड़े कहते हैं? बचे हुए कपड़ों से पापा हमारे लिए ड्रेसेस सिलाए। ये पहन के स्कूल को जाने से सब लोग हम पर जोर जोर से हंस रहे हैं माँ। भाई, थोड़े बच्चे तो 32 दांत बाहर निकाले। अरे दीदी, उनकी हंसी जरूरत है या ये जरूरत है? हमारे कपड़े देखकर हंसे ना भाई। पापा आने तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे माँ। ऐसे कह के दोनों बच्चे बाहर बिस्तर पर बैठते हैं। अंधेरा होते समय राजू भैंस के ऊपर चढ़कर घर आता है। सुमित्रा, रानी और सुभाष आश्चर्य से देखने लगे। राजू भैंस से उतर के सुभाष, इधर आओ। ऐसे बुलाने पर सुभाष गुस्से से राजू के पास आता है। लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। पहले भैंस को ले जाकर धर्मा के घर छोड़ गया। ऐसे कहने पर सुभाष बिना कुछ कहे ही भैंस की रस्सी खींचकर घर से निकलता है। राजू आकर बिस्तर पर रानी के पास बैठता है। गुस्से से रानी देख रही थी। इतने में सुभाष आता है। भाई बहन गुस्से में है, मतलब तुम्हारे कपड़ों के बारे में ही ना? मैं समझ गया। ऐसे कहने पर रानी और सुभाष दोनों स्कूल में हुई अपमान के बारे में बताते हैं। लेकिन राजू हंसते हुए सर इधर उधर हिलाने लगा। बच्चे थक जाते हैं। राजू हंसते हुए कानों से रुई निकालता है। सुबह तुम दोनों ये कपड़े पहन के स्कूल को जाते समय ही मैं सोच लिया ऐसे कुछ होगा करके, इसीलिए मैं कानों में रुई लगा लिया। ऐसे कह के हंसने लगा। एक दिन काम नहीं करने पर घर के बाहर बिस्तर पर उसकी पत्नी सुमित्रा के पुराने साड़ियाँ रख के जहाँ तक रंग अच्छा है वहाँ काट के, घर में इतने सारे नए साड़ियाँ हैं और नए चाहिए करके सुमित्रा बहुत सताने लगी। ऐसे सोच के कट किए साड़ियों के टुकड़े सीलने लगा। शाम हो जाती है। टाउन को गई सुमित्रा घर आती है। सुमित्रा, मैं तेरे लिए रेनबो साड़ी खरीदा, आ दिखाता हूँ। ऐसे कह के सभी रंगों के टुकड़ों से सीले साड़ी दिखाता है। बस वो देख के सुमित्रा बेहोश हो जाती है। आज के लिए इसका खाना बच गया। ऐसे कह के सुमित्रा को बिस्तर पर सुलाता है। एक दिन कंजूस पति को किसी भी हालत में सबक सिखाने के लिए सुमित्रा और बच्चे ठान लेते हैं। हर रोज उन तीनों के लिए ही खाना पका के पेट भर खाते हैं। राजू को नहीं रखते। राजू पूछने पर अब 2 गिलास पानी पी लीजिए, एक इंसान का 2 दिन का खाना बच जाएगा, ऐसे कहती है। उसके बाद राजू थोड़े दिनों तक सिर्फ पानी पी के रह जाता है। थोड़े दिनों बाद शरीर में वीकनेस बढ़ के बिस्तर पर पड़ जाता है। डॉक्टर परीक्षा करता है। हर रोज रात के समय कपड़े नहीं पत्ते ओढ़ के सोने से अच्छा रहेगा करके बच्चे कहने पर राजू वैसे ही करता है। एक दिन सुबह राजू की नींद जल्दी खुल जाती है। गाय और भैंस उसके शरीर पर रहे पत्ते खाने लगे। तब घबरा कर कोई देखने से मेरी हालत क्या होती, उसे सबक मिलती है। अगले दिन पत्नी और बच्चों को लेके टाउन जाकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के खुशी से जीना शुरू करता है।